हम ज्वालामुखी चैप्टर कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और ज्वालामुखी में कल हमने देखा था कि ज्वालामुखी जो है एक प्राकृतिक परिघटना है जिसमें लावा और कई सारे पदार्थ बाहर निकलते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से। प्लस हम ज्वालामुखी से संबंधित जो कारक हैं, ज्वालामुखी के प्रमुख रीजंस, उनको भी देख चुके हैं। फिर उसके साथ साथ हमने अंतर्वेदी बहिर्वेदी स्थलाकृतियों की भी बात की थी। अंतर्वेदी स्थलाकृतियों में इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हम कर चुके हैं, बैथोलिथ, लोबोलिथ, फैकोलिथ, ये सारी चीजें। अच्छा, आपके नोट्स में शायद नोट्स में और पीपीटी में लोपोलिथ होगा, वो लैपोलिथ नहीं है, लोपोलिथ। इंग्लिश में तो स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, नोट्स में या पीपीटी में लैपोलिथ लिखा हुआ था, तो उसको लोपोलिथ कहते हैं बेसिकली, लोपोलिथ। तो ये सब हमने लैंडफॉर्म्स देखी थी, लोपोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ और सिल, शीट, डाइक, ये सारी अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं जो लावा बाहर निकल या मैग्मा बाहर निकलने से पहले ही आंतरिक भाग में जब जम जाता है तो उससे बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि लावा दो तरह का होता है, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और बेसिक, दो तरह के लावा होते हैं। और इरप्शन जो होता है, उद्गार, वो भी दो प्रकार का होता है, केंद्रीय उद्गार और उसके साथ साथ दरारी उद्गार। केंद्रीय या सेंट्रल इरप्शन जो होता है उसमें एक वाहक नलिका पाइप के थ्रू नीचे से लावा या मैग्मा जो है वो आता है और एक छोटा सा हिस्सा तोड़ता है पृथ्वी की सतह का और फिर बाहर निकलता है। जिस हिस्से को वो तोड़ता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख। तो केंद्रीय उद्गार में एक वाहक नलिका के माध्यम से एक मुख के द्वारा, सतह पर एक छोटे मुख के द्वारा लावा बाहर निकलता है, ऐसे उद्गार को केंद्रीय उद्गार कहते हैं। तो सेंट्रल इरप्शन में एक पाइप लाइक कॉन्ड्यूट से लावा ऊपर आता है और एक छोटे से वेंट से बाहर निकलता है। जबकि फिशर इरप्शन जो होता है, दरारी उद्गार, इसमें एक लंबी सी दरार होती है, उसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बाहर निकलता है बेसिकली। तो ये दोनों में हमने अंतर देखा था। ज्यादा विस्फोटक होते हैं सेंट्रल इरप्शन या केंद्रीय उद्गार और कम विस्फोटक होते हैं दरारी उद्गार। ये सब हम कल की क्लास में देख चुके हैं। अब आगे जो है आज की क्लास में हमें बहिर्वेदी स्थलाकृतियां देखनी है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। उसके साथ साथ हम ज्वालामुखी के प्रकार को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्लस जो ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाली जो पदार्थ है, मटेरियल, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसमें क्या क्या सम्मिलित है उसको भी देखेंगे। तो अब देखिए, ज्वालामुखी के दौरान जो पदार्थ निकलते हैं बाहर, उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मटेरियल तो ऐसा होता है जो गैसियस होता है, गैस फॉर्म में निकलता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में निकलता है और कुछ लिक्विड फॉर्म में निकलता है। लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल निकलता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लावा। और लावा दो तरह का होता है, एसिडिक और बेसिक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये तीन प्रकार के जो निस्तारित पदार्थ हैं, निस्तृत पदार्थ हैं ज्वालामुखी के, वो ये हैं, गैसियस मटेरियल, लिक्विड मटेरियल एंड सॉलिड मटेरियल। इसमें से गैसियस मटेरियल जो है उसमें सम्मिलित है जलवाष्प तथा गैसें, वाटर वेपर और डिफरेंट गैसेस जो निकलती हैं। गैसेस के साथ साथ कई कंपाउंड भी निकलते हैं, जैसे HCl वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि। तो ये कंपाउंड्स वगैरह भी निकलते हैं, गैसेस भी निकलती हैं, तो ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। तो जलवाष्प और गैसेस में आ गई गैसीय पदार्थ में, तरल पदार्थ में या लिक्विड मैटर में आ गया लावा, दोनों तरह का लावा इसमें सम्मिलित हो गया, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और बेसिक। सॉलिड मटेरियल जो निकलते हैं, जितने भी ठोस पदार्थ या टुकड़े बाहर निकलते हैं ज्वालामुखी के दौरान, उन्हें सभी को सम्मिलित रूप से पायरोक्लास्टिक डेब्रीज या ज्वलखंडाश्मी पदार्थ कहा जा सकता है। ज्वलखंडाश्मी पदार्थ जो निकलते हैं, पीसेस जो निकलते हैं, टुकड़े, वो अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं, कुछ थोड़े उससे बड़े साइज के होते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट नेम्स हैं। अब डिफरेंट नेम्स में देखिए, ये है जलखंडाश्मी पदार्थ, पायरोक्लास्टिक मटेरियल या डेब्रीज। और पायरोक्लास्टिक मटेरियल में जो सबसे सूक्ष्म होते हैं, बहुत सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे तो कहते हैं सूक्ष्म धूल या फाइन डस्ट। उसके बाद जो राख होती है, वो राख जो है ये 2 mm आकार की होती है, मतलब 2 mm के जितनी छोटी होती है उतना शेप होता है लगभग। तो वॉल्केनिक ऐश एक पर्टिकुलर साइज के जो मटेरियल है उसको वॉल्केनिक ऐश कहा जाता है। फिर लैपिली, मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, लैपिली होती है मटर के दाने के आकार के जो टुकड़े होते हैं, उन्हें लैपिली कहा जाता है। फिर और ज्यादा अगर बड़े टुकड़े निकलते हैं तो उन्हें कहा जाता है ज्वालामुखी बम, वॉल्केनिक बॉम्ब।
और वॉल्केनिक बॉम्ब जो है वो 6 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा बड़े आकार के हो सकते हैं। तो सबसे बड़े जो पीसेस होते हैं उनको वॉल्केनिक बॉम्ब कहा जाता है। जितना भी पदार्थ निकल रहा है ज्वालामुखी उद्भव के दौरान, उद्गार के दौरान, इरप्शन के टाइम पे, वो सारा कलेक्टिवली पायरोक्लास्टिक डेब्री या फिर जलखंडाश्मी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। पर इसमें से कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो लावा के साथ मिक्स होकर लावा के साथ ही बहते हैं, निकलते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैसेस जब निकलती हैं ज्वालामुखी उद्भव के दौरान विस्फोट के साथ, तो वो गैसेस के साथ ऊपर उछलते हैं, हवा में उछलते हैं, और वो टुकड़े हवा में उछलने के बाद गैसों के साथ उछल के और फिर बाद में आकर सतह पर गिरते हैं या ज्वालामुखी मुख के आसपास गिरते हैं, जो वेंट या ओपनिंग होती है उसके आसपास आके गिरते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि ऊपर उछलते हैं हवा में और बाद में आकर नीचे गिरते हैं, ऐसे हवा में उछलने वाले सभी पदार्थों को कहा जाता है टेफरा या टेफरा। तो ये टेफरा टर्म हवा में जो उछलते हैं गैसों के साथ, धूल के कण हुए, राख हुए या कोई भी टुकड़े हुए, वो सब टेफरा कहलाते हैं सम्मिलित रूप से। तो टेफरा और पायरोक्लास्टिक डेब्रीज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। पायरोक्लास्टिक मटेरियल में तो सब कुछ इन्वॉल्व है और टेफरा में वो मटेरियल इन्वॉल्व है जो गैस के साथ ऊपर उछले और ऊपर उछलने के बाद नीचे की तरफ गिरे, तो ऐसे मटेरियल को टेफरा कहा जाता है। फ्रेगमेंटल मटेरियल ब्लास्टेड into the air by volcanic explosion, ज्वालामुखी उद्भव के दौरान हवा में उछलने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है टेफरा। तो ये हो गए। तो ये वॉल्केनिक मटेरियल आपसे पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये बन सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप 8 लाइनों में 8 जो बेसिक लाइंस है उसमें इन सारे मटेरियल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर इस वाले फ्लो चार्ट में मैंने आपको एसिडिक और बेसिक लावा में डिफरेंस नहीं बताया है और एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ है उनके बारे में बताइए, तो थोड़ा सा आप अम्लीय और क्षारीय लावा के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी लिखेंगे। प्लस आप यहाँ पर जलवाष्प और गैसेज जो है उन गैसेस का नाम भी लिखेंगे, एक आध गैसेस का नाम भी लिखेंगे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा कि कैसे आप लिखेंगे इसको 8 लाइनों में। फिर आगे अगर देखा जाए तो टेफरा जो मैंने अभी आपको समझाया था उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो टेफरा जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐश, राख। तो ये एक जनरल टर्म है, एक जेनेरिक टर्म है जो हवा में उछलने वाले जितने भी टुकड़े हैं, केवल राख ही नहीं, हवा में जो भी टुकड़े उछलते हैं उन सभी को कहा जाता है टेफरा। और पायरोक्लास्ट तो जितने भी सारे मटेरियल निकल रहे हैं लावा के साथ बाहर की तरफ वो सभी, तो टेफरा एक तरह से ज्वलखंडाश्मी पदार्थ है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल टेफरा है, पर सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल टेफरा नहीं होते, क्योंकि सारे मटेरियल जो है वो हवा में नहीं उछलते हैं, कुछ लावा के साथ मिक्स होके भी साइड में बहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए टेफरा यहाँ पर इसमें अगर देखेंगे ये विस्फोट के साथ लावा बाहर निकला और ऊपर की तरफ गैसों के साथ जो मटेरियल राख आदि जो ऊपर फैली, उछली और फिर बाद में आकर गिरती है उसे कहा जाता है टेफरा। और इसे नीचे जब ये गिर रही है तो इसको टेफरा फॉल कह रहे हैं और यहाँ नीचे आकर फिर वो टेफरा जो है वो जम जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे ये ज्वालामुखी उद्भव हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन ह्यूज, इसमें ये जो गैसें बाहर निकल रही है इसके साथ राख और धूल वगैरह जो ऊपर उछली है हवा में वो सारी टेफरा कहलाती है। तो ये टेफरा समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे देखिए ये एक वॉल्केनिक इरप्शन का पूरा एक डिटेल्ड फिगर है। इसमें अलग अलग पार्ट्स जो हैं वॉल्केनो के उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए नीचे ये मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा है और इस मैग्मा भंडार में हॉट मैग्मा है जो कि पाइप लाइक कॉन्ड्यूट या वाहक नलिका के माध्यम से ऊपर तक निकल कर आता है। ये वाहक नलिका है, वेंट, इससे ये ऊपर निकलेगा। अब ये जो है ये मैग्मा है, ये पाइप है, प्लस उसके बाद आप अगर देखें यहाँ पर एक क्रैक है और इस क्रैक मतलब चट्टानों में एक दरार है और दरारों के माध्यम से जो मैग्मा की हीट है, ऊष्मा, वो हीट आगे तक पहुंच रही है ऊपर तक। जहां तक ये क्रैक है वहां तक इस नीचे जो गर्म मैग्मा उसकी हीट ऊपर तक जा रही है। और ऊपर तक अगर हम देखें तो यहाँ कुछ ऊंचाई पर यहाँ ग्राउंड वाटर है। भूमि के नीचे जो जल होता है, वाटर का जो स्टोर होता है, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, तो
तो ये ग्राउंड वाटर का सोर्स यहाँ पर है, और इस ग्राउंड वाटर के पास हीट पहुंच रही है, नीचे कहीं दूर गर्म मैग्मा है, उससे हीट मिल रही है इस गर्म पानी को। तो अब क्या होगा, इस पानी को हीट मिल रही है, तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो है, ये उस हीट की वजह से, ऊष्मा की वजह से गर्म हो जाएगा, और गर्म जब ये होगा तो उससे निकलेंगी, कहीं पे भी अगर कोई छेद वगैरह है पृथ्वी में या सतह पर या कोई कमजोर स्थल है, तो वहां ये नीचे जो भूमिगत गर्म जल है उससे भाप ऊपर की तरफ निकलेगी। तो ऐसे कई ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं, या ज्वालामुखी क्षेत्र वहां पे नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं से हीट मिलने के कारण ग्राउंड वाटर गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से कई जगह भूमिगत जल के कारण ऊपर की तरफ सतह पर ऐसे भाप सी निकलती है। ऐसे भाप जब निकलती है तो उनको कहते हैं धुआंरे, धुआं निकलती है, भाप निकलती है। इंग्लिश में उसके लिए टर्म यूज होता है फ्यूमरॉल्स। तो ऐसे कई सारे ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास या अन्यथा भी थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा दूर आपको धुआंरे देखने को मिलेंगे, फ्यूमरॉल्स देखने को मिलेंगे। और कई जगह तो गर्म पानी जो है वो खुद भी बाहर निकलता है, तो जहां गर्म पानी बाहर निकलता है उसे कहते हैं गीजर। तो ज्वालामुखी केवल एक विस्फोटक परिघटना तो है ही, उसके साथ साथ आसपास का जो भूमिगत जल वगैरह है उसको भी गर्म मैग्मा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गर्म मैग्मा के कारण ग्राउंड वाटर गर्म हो रहा है, धुआं निकल रही है, भाप निकल रही है बाहर, कई बार गर्म पानी भी बाहर निकलता है। तो ये सब आपने देख लिया। उसके बाद आगे देखिए, जब ये लावा बाहर निकला तो बाहर निकलकर और लावा ढाल के सहारे, शंकु का जो ढाल है, स्लोप जो है, उसके सहारे जो लावा और अन्य पदार्थ है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बहना शुरू कर देते हैं। ये सारा जो पदार्थ है जो नीचे ऊपर नहीं उछला है, जो सतह पर ही जो शंकु का ढाल है, कोण का जो स्लोप है, उस पर धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहा है। ऐसा जो पदार्थ है ये सारा क्या है, पायरोक्लास्टिक फ्लो, ज्वल खंडाश्मी प्रवाह कहलाता है। ज्वल खंडाश्मी प्रवाह, जिसमें लावा और भी लावा के साथ जो मिक्स चीजें हैं, मतलब टुकड़े वगैरह, ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, गैसेस क्या सॉरी ये एशेस, राख आदि, ये सब मिक्स होके और एक साथ धीरे धीरे जो है ढाल के सहारे नीचे उतर रही है। ये जो बहाव हो रहा है इसको कहते हैं ज्वल खंडाश्मी प्रवाह या पायरोक्लास्टिक फ्लो। उसके अलावा बाकी जो क्षेत्र है इसमें अगर देखा जाए वॉल्केनो वाले में, तो ये जो ऊपर उठा है या ऊपर उछली है, ये सारी की सारी गैसेस है। गैसों की तीव्रता बहुत तेज होती है, तो ये जब जहां से ज्वालामुखी उद्भव हो रहा है वहां पे ऊपर धूल भरी गैसेस का एक गुबार बन चुका है, पूरा एक ह्यूज। और इस गुबार से राख आदि जो निकल रही है, इसके साथ जो ऊपर उछली राख आदि, वो राख जो है वो बाद में कुछ समय बाद नीचे गिरती है। तो ये जो ऊपर उछले हैं हवा में पदार्थ ज्वालामुखी उद्भव के दौरान, गैसेस के साथ जो प्रोडक्ट्स या मटेरियल ऊपर उछले हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, टेफरा। ये जब गिरते हैं तो इसको कहा जाता है टेफरा फॉल, टेफरा फॉल। और सामान्यतः जनरली राख जो है वो ज्यादा टेफरा के रूप में दिखती है, क्योंकि राख इजीली गैसेस के साथ ऊपर उछल जाती है, छोटे टुकड़े भी गैसेस के साथ ऊपर चले जाते हैं, तो उनको भी टेफरा कहा जाता है। तो टेफरा फॉल आपको समझ में आया होगा। और जहां पे टेफरा और इस तरह की ज्वालामुखी राख गिर रही होती है, उच्च वायुमंडल में होती है, वहां अम्लीय वर्षा की, एसिडिक रेन की भी संभावना रहती है, इसीलिए यहाँ ये टर्म लिखा है एसिडिक रेन। फिर उसके अलावा आप यहाँ पर ये टुकड़े देख रहे हैं, बड़े बड़े जो ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले लावा के जमे हुए टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को कहते हैं ज्वालामुखी बम या वॉल्केनिक बॉम्ब। फिर जो ज्वालामुखी के दौरान लावा निकलता है, उसके इकट्ठा होने से जो ये पूरा शंकु जैसा बन रहा है, कोन जैसा, इसको कहते हैं वॉल्केनिक डोम भी कहा जा सकता है, या फिर इसको एक गुंबद भी कहा जा सकता है। जैसे ये लावा इकट्ठा हो गया यहाँ पे, तो ये गुंबद जैसा बन गया, वॉल्केनिक डोम, तो ये डोम कहलाता है। फिर कई बार जब विस्फोट होता है, ज्वलखंडाश्मी पदार्थ वगैरह निकलते हैं बाहर और एक्सप्लोजन होता है, उस विस्फोट के कारण ये डोम टूट भी जाते हैं। और ये यहाँ पर एक और पायरोक्लास्टिक फ्लो दिखाया गया है, ज्वलखंडाश्मी प्रवाह। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये लावा तो बहता हुआ यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये लावा बह रहा है, ये लावा फ्लो है। इसके अलावा ये जो टर्म है इस पे देखिए, फोकस कीजिए, लहर डेब्रीज फ्लो। अब ये लहर जो यहाँ दिखाई गई है, यहाँ से ये इस तरह से ये लहर है। अब ये लहर टर्म क्या होती है वो देखिए। मान लीजिए कोई ऐसा ज्वालामुखी शंकु है, वॉल्केनिक कोन है, जो कि ऊपर से, जिसमें काफी ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से जो बर्फ से ढका हुआ है,
मान लीजिए बर्फ से ढका हुआ ये स्नो है, और बर्फ से ढके हुए जो ऐसे ज्वालामुखी शंकु होते हैं उनमें कभी अगर इरप्शन हो जाए या उद्गार हो जाए, मान लीजिए कुछ समय तक शांत था, फिर अचानक इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन जब होगा तो एकदम से जब ये इसमें से लावा निकलेगा, गर्म पदार्थ निकलेंगे, धुआं के गुबार निकलेगा, ये सब होते ही ये गर्म पदार्थ जैसे ही इस बर्फ के ऊपर गिरेंगे तो ये बर्फ जो है ये पिघलने लग जाएगी, और ऐसी बर्फ जब पिघलती है तो उसकी वजह से अचानक जो है बाढ़ जैसी आ जाती है, बहुत सारा पानी नीचे की तरफ ढाल के सहारे आगे जाता है, और ये जब बहुत सारा पानी आगे जाता है ये शुद्ध पानी नहीं होता, ये मटमैला सा पानी होता है। मटमैला क्यों? क्योंकि इसमें ज्वालामुखी के दौरान जो निकले टुकड़े हैं और राख आदि है वो सब इसमें मिक्स हो गया, तो वॉल्केनो के लावा, राख और कुछ जो टुकड़े हैं डेब्रीज वगैरह वो सब मिक्स होके और एक मड फ्लो जैसा होता है, या फिर गंदा पानी जैसा जो है वो फ्लो होकर आता है। और ऐसा जब मड फ्लो होता है तो उस मड फ्लो को कहा जाता है लहर। लहर, तो लहर वास्तव में क्या है? बर्फ से ढके ज्वालामुखी शंकु में जब ज्वालामुखी उद्भव होता है तो गर्म लावा के संपर्क में आने से बर्फ पिघलती है और जल में परिवर्तित होती है, और उस जल के साथ जलखंडाश्मी पदार्थ, राख आदि जो है वो मिश्रित होकर बहुत तेजी से, तीव्र गति से बहते हैं, और उसी बहाव को कहा जाता है लहर। English medium students, when snow covered volcanic cone gets exploded during volcanic eruption, then snow melts while coming in contact with lava and it starts flowing, and in this kind of water pyroclastic debris, ash etc also get mixed, and this type of mud flow is called लहर। तो अब जो है ये लहर अब यहाँ से निकली है जहां से वॉल्केनिक कोन था, शंकु था, और इस ज्वालामुखी शंकु से निकलकर आगे ढाल के सहारे वहां तक जाएगी जहां तक ये जो पानी है वो जा सकता है। मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भव हुआ है, पर दूर दराज में कोई अगर नीचे निचले क्षेत्रों में या घाटी क्षेत्रों में कोई गांव आदि है या कुछ भी एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहां तक ये गंदा पानी जो है, ये पानी का बड़ा सा बहाव वाला क्षेत्र ये नीचे तक पहुंच जाएगा, और काफी सारे बड़े एरिया में जो है बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा कि ज्वालामुखी के कारण बाढ़ आ जाती है, तो हाँ, इस तरह से ज्वालामुखी के कारण बाढ़ भी आ सकती है, और ये पानी जो है ये काफी हानिकारक भी हो सकता है। तो ये मड फ्लो लहर कहलाता है। अब लहर जो है वो कैसे बहती है या किस तरह की होती है, उसका एक शॉर्ट क्लिप, छोटा सा क्लिप देखेंगे। तो ये देखिए, ये गंदा पानी आगे बहते हुए आ रहा है, ये है लहर। इसमें ये कोई शुद्ध पानी नहीं है, ऊपर से आ रहा है ढाल के सारे निचले क्षेत्रों की तरफ, और बहुत तेजी से आता है और अचानक आता है, तो ये बहुत सडन फ्लो होता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो ये काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो देखिए, इसे कहते हैं लहर। तो फुली लहर आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न पदार्थों की नॉलेज आपको हो गई है। तो अब हम बहिर्वेदी स्थलाकृतियां जो हमें करनी है उनको देखेंगे। अंतर्वेदी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हम कर चुके हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स अब हम देखेंगे, बहिर्वेदी स्थलाकृतियां। अब देखिए, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में कुछ एक कॉमन चीजें हैं जो हमने पहले भी शायद थोड़ी डिस्कस की होंगी। एक तो ये सतह पर बनती हैं, ये स्थलाकृतियां सरफेस के ऊपर, और ये स्थलाकृतियां जो हैं ये बनती हैं लावा से। और जब ज्वालामुखी उद्भव हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बाद ये लैंडफॉर्म्स जो हैं ये बनती हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद बनती हैं। तो ये कॉमन चीजें अक्सर जब भी कभी बाहर निकलती हैं सतह से, ज्वालामुखी उद्भव होता है, वोल्केनिक इरप्शन, तो जनरली सेंट्रल इरप्शन जो है वो ज्यादा कॉमन है। और सेंट्रल इरप्शन या फिर केंद्रीय उद्गार जब होता है तो उससे जब लावा निकलता है पाइप के थ्रू वाहक नलिका के माध्यम से एक छोटे से हिस्से को तोड़कर, जिस छिद्र को तोड़कर बाहर निकलता है, वहां से जो लावा निकला वो आसपास के क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, कुछ समय बाद वहीं जम जाता है। और ऐसे जब लावा जमता है तो सामान्यतः बनते हैं शंकु या कोन। तो एक कॉमन सा जो लैंडफॉर्म बनता है बहिर्वेदी स्थलाकृतियों में वो है शंकु या कोन। शंकु या कोन। और कोन जो है ये अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो अब जो अलग अलग प्रकार के कोन होते हैं ज्वालामुखी उद्भव से जो बनते हैं, उन कोन्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और इसके अलावा ये तो सेंट्रल इरप्शन से तो कोन्स बनते हैं, जहां पर जिन क्षेत्रों में दरारी उद्गार होता है, फिशर इरप्शन, जैसे ये यहाँ पर ये दरार है, इस दरार के माध्यम से अगर लावा निकलेगा
तो क्या बनेंगे, दरारी उद्गार से अक्सर ऐसे लावा की परतें जो है वो जम जाती हैं। तो या तो लावा युक्त मैदान बनता है, या धीरे धीरे ये परतें एक के ऊपर एक इकट्ठी होकर होकर और फिर क्या करती हैं, पठार का निर्माण करती हैं, प्लेटो का निर्माण करती हैं। तो जब दरारी उद्गार होता है तब पठार या फिर मैदान बनते हैं, लावा युक्त मैदान, और केंद्रीय उद्गार से अक्सर बनते हैं कोन्स या शंकु। और शंकु ही जब बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स जो हैं उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंडर शंकु की। अब देखिए सिंडर शंकु क्या होता है, कैसा होता है। सिंडर शंकु जो है इसको आमतौर पे राख शंकु भी कहा जाता है, ऐश कोन भी। जब वॉल्केनिक इरप्शन कुछ इस तरह का हो जिसमें लावा या लिक्विड मटेरियल जो है वो तो कम हो और सॉलिड और गैसियस मटेरियल ज्यादा हो, मतलब जल खंडाश्मी पदार्थ आदि ज्यादा हो और जो लावा की मात्रा है कम हो। तो लावा जब कम होता है तो जितना भी पदार्थ निकला बाहर, स्पेशली राख और टुकड़े जो भी निकले हैं, वो सब टुकड़े जो है वो ज्वालामुखी के मुख के पास, या जो जहां से वेंट या ओपनिंग है जहां से पूरा निकला है लावा वगैरह बाहर और पदार्थ, उसके आसपास वो इकट्ठे हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। बट क्योंकि लावा की मात्रा कम है इसलिए वो असंगठित रूप से रहते हैं। अगर लावा होता तो वो उन सब पदार्थों को, टुकड़ों को बाइंड कर देता आपस में और वो एक साथ जुड़ जाते और एक चट्टान के रूप में होते। पर ये सिंडर शंकु जो है इसकी खास बात ये है कि इसमें ऐसे ही खुले खुले रैंडमली टुकड़े पड़े होते हैं जो जुड़े हुए नहीं होते आपस में, असंगठित रूप से होते हैं, क्योंकि इसमें लावा कम निकलता है और लावा उन चीजों को जोड़ नहीं पाता है। तो सिंडर शंकु किस तरह का होता है, तो इसमें देखिए एक वाहक नलिका के माध्यम से पाइप के थ्रू जो लावा ऊपर निकला, इस सतह के हिस्से को तोड़कर, और जब ये बाहर निकला तो लावा की मात्रा तो कम थी और ज्यादा मात्रा किसकी थी, ज्यादा मात्रा है जल खंडाश्मी पदार्थ की। तो लावा तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जितना भी था वो यहाँ इस तरह से जम गया, और बाकी जो है पदार्थ वो सारा राख और अन्य जो टुकड़े हैं वो इसके ऊपर खूब सारे निकले, राख और अन्य टुकड़े इस तरह से आकर जम जाते हैं। और जब ये राख और अन्य टुकड़े आकर जमते हैं तो ये असंगठित रूप से होते हैं बिल्कुल। और अगर इस तरह के जो शंकु होता है, कोन होता है, इसके ऊपर अगर आप चढ़ने की कोशिश करें तो जिस तरह से चढ़ते समय, बालू रेत में चढ़ते समय मिट्टी जो है वो पैर के साथ फिसलती है, नीचे आ जाती है, वैसे ही इस पे आप जैसे ही स्टेप करेंगे वो टुकड़े जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगे। तो इस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये ठोस रूप में नहीं है, ये ऐसी तरह से फ्रेगमेंटेड रूप में ही, टुकड़ों के रूप में ही ये जमे हुए। तो ऐसा कोन, ऐसा शंकु जिसका निर्माण मुख्यतः राख या अन्य छोटे टुकड़ों के एकत्रित होने से बने, और एकत्रित भी कहाँ, ज्वालामुखी मुख के पास एकत्रित होने से बने, वेंट जो है उसके पास अक्यूमुलेट होने से बने, ऐसे कोन को कहते हैं सिंडर कोन। सिंडर का मतलब ही ऐश होता है, इसीलिए ऐसे शंकुओं को राख शंकु भी कहते हैं। और क्योंकि ऐसे शंकुओं का निर्माण ऐसे इरप्शन से होता है जिसमें लावा कम निकलता है, तो लावा कम होने की वजह से ऐसे कोन्स की हाइट ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर लावा होता, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स जो है वो लावा होता है, लावा ज्यादा निकलता तो कोन्स शायद ज्यादा बड़े बनते, पर क्योंकि लावा नहीं निकल रहा है इसलिए जितनी भी राख आदि है वो टुकड़े तो फिसल कर साइड में चले जाते हैं। तो इसीलिए तीव्र ढाल वाले और कम ऊंचाई वाले जो शंकु हैं वो बनते हैं। स्टीप स्लोप्ड है पर हाइट कम है, क्योंकि मटेरियल तो निकला है पर लावा बहुत कम निकला है, तो इसीलिए तीव्र ढाल वाले और कम ऊंचाई वाले शंकु बनते हैं। तो ऐसे शंकु जो होते हैं उन्हीं को राख शंकु या सिंडर शंकु कहा जाता है। तो सिंपल सा मीनिंग है सिंडर शंकु का, ऐसे शंकु जो असंगठित ज्वालामुखीय पदार्थ जैसे राख आदि के एकत्रित होने से बनते हैं और ऐसे उद्गार के दौरान बनते हैं जिसमें लावा की मात्रा कम निकलती है, तथा इन शंकुओं की, इन कोन्स की हाइट, ऊंचाई कम होती है और ढाल काफी तीव्र होते हैं। तो ऐसे कोन्स होते हैं सिंडर। और ऐसे कोन्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जोरल्लो नाम का एक कोन है मैक्सिको में, वो इसका एग्जाम्पल है। तो वह शंकु जो उद्गार के समय बाहर निकले छोटे छोटे खंडित पदार्थों तथा राख द्वारा किसी ज्वालामुखी मुख के चारों ओर निर्मित होता है, उससे क्या कहा जाता है, सिंडर शंकु कहा जाता है। यह कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाले शंकु होते हैं, इसे राख शंकु भी कहते हैं। अ सिंडर कोन इज अ स्टीप कोनिकल हिल ऑफ लूज, ये point to be noted, loose pyroclastic fragments such as volcanic ash or cinder. Cinder also means ash or small pieces that has been built around a volcanic vent. Such cones are low in elevation and are called ash cones, such as Jorallo in Mexico. So देखिए
इस तरह का दिखता है सिंडर शंकु। ये जो है ये असंगठित पदार्थ है और यहाँ पर इस तरह से काफी तीव्र ढाल होते हैं, ज्यादातर राख से ही बना हुआ है मोस्टली, और इस पे चढ़ना ऊपर काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि लूज मटेरियल है, असंगठित पदार्थ है। अब देखिए दूसरा जो है क्षारीय शंकु, बेसिक कोन जिसको कहते हैं, क्षारीय शंकु बेसिक कोन। बेसिक कोन बेसिक लावा से बनता है, क्षारीय लावा से, बेसिक लावा। और हमने क्षारीय लावा पहले किया है तो आपको ध्यान होगा कि क्षारीय लावा ऐसा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा थोड़ी कम होती है, और कम सिलिका की मात्रा के साथ साथ ये काफी तरल होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, आसानी से बह सकता है, और इसीलिए ऐसा जब लावा निकलता है तो पतला और तरल होने की वजह से ये लावा दूर दूर तक फैल जाता है। जब ये लावा दरार से निकलता है, फिशर के थ्रू निकलता है, तब तो उससे बनते हैं मैदान या फिर पठार। पर जब यही लावा अगर सेंट्रल इरप्शन से निकले, केंद्रीय उद्गार से निकले, तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए सतह है और नीचे पाइप के थ्रू वाहक नलिका के माध्यम से निकला और ये मुख है ज्वालामुखी का वेंट, यहाँ से जब निकलेगा तो ये लावा काफी दूर तक फैल के जाएगा, और जब ये दूर दूर तक फैलेगा तो काफी कम ऊंचाई वाला कोन बनेगा पर विशाल कोन होगा, मतलब विशाल मतलब एरिया जो कवर करेगा ये काफी बड़ा होगा। तो इस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों तक ये फैल जाता है लावा, पर इसकी हाइट बहुत कम होती है और इसके ढाल बहुत मंद होते हैं, जेंटल स्लोप। तो इस तरह से केंद्रीय उद्गार के माध्यम से सेंट्रल इरप्शन के थ्रू जब क्षारीय लावा निकलता है, बेसिक लावा निकलता है, तो एक ऐसा कोन बनता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है और स्लोप्स जो हैं वो काफी ज्यादा जेंटल होते हैं या मंद ढाल होते हैं, और ऐसे ही शंकुओं को हम क्या कहते हैं, क्षारीय शंकु कहते हैं या बेसिक कोन कहते हैं। इस कोन को अगर ऊपर से देखें, ये तो 2 डायमेंशनल डायग्राम है, अगर ऊपर से देखा जाए, इसका एरियल व्यू लिया जाए, तो जैसे योद्धा की ढाल होती है वैसे ये नजर आता है, वॉरियर की जो शील्ड होती है उसके जैसा ये लगता है। शील्ड में क्या होता है, बीच का हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है और बाकी सारा जो भाग है वहां पे एक मंद सा ढाल होता है। तो जिस तरह से योद्धा का ढाल होता है एग्जैक्टली वैसे ही ये नजर आता है। इसीलिए इस कोन का एक और नाम है, इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है, शील्ड कोन भी कहते हैं इसको। और ऐसे कोन जो है वो ज्यादातर यूएसए का प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह में इस तरह के कोन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और हवाई द्वीप समूह में जो कोन्स है उसमें एक उदाहरण है मोना लोआ, वो इसका एग्जाम्पल है, मोना लोआ। और मोना लोआ तो एग्जाम्पल है ही इसका, उसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल हैं जैसे मोनाकिया आदि। तो वैसे तो ये कम ऊंचाई वाले कोन्स होते हैं और बहुत बड़े एरिया में फैलते हैं। तो अगर जितने भी कोन्स है उसमें अगर हम बात करें कि सबसे ह्यूज या लार्ज कौन से होते हैं, मतलब कौन से सबसे ज्यादा एरिया में विस्तृत होते हैं, तो वो ये क्षारीय शंकु ही है, क्योंकि बेसिक लावा बहुत बड़े एरिया में फैलता है। पर जो हमने इसके साथ टर्म यूज किया कि कम ऊंचाई होती है, कम ऊंचाई इसलिए होती है क्योंकि वो पूरा लावा जो है फैलने के कारण बैठ जाता है साइड में। पर अगर यहाँ पे निरंतर इरप्शंस होते रहे, रेगुलर टाइम पे इसमें उद्गार होता रहे लगातार, तो क्या होगा कि धीरे धीरे लगातार होने वाले उद्गार के कारण इसकी परतें एक के ऊपर एक जमती जाएंगी, और समय के साथ इसका जो विस्तार है वो तो बढ़ ही रहा है, प्लस इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। तो हवाई द्वीप समूह में जो इस तरह के शंकु कोन हमें देखने को मिलते हैं वो ना सिर्फ बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, पर उनकी हाइट भी अब काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि वहां पर निरंतर लगातार ज्वालामुखी उद्भव होता है, लावा निकलता ही रहता है और जमता ही रहता है। तो ऐसे बहुत ह्यूज कोन्स बन चुके हैं हवाईन आइलैंड ग्रुप में, हवाई द्वीप समूह में। तो क्षारीय शंकु जो है वो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, वैसे नॉर्मली उसकी हाइट कम होती है, पर अगर रेगुलर इरप्शंस होते रहे तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन की वजह से उसकी हाइट काफी ज्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ वर्ल्ड का, विश्व का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है वो भी एक बेसिक कोन ही है जो हवाईन आइलैंड ग्रुप में पाया जाता है। विश्व का टॉलेस्ट माउंटेन
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, वैसे तो सबसे ऊंचा पर्वत हम सी लेवल से देखते हैं और समुद्र तल से या सी लेवल से देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। पर अगर सी लेवल से ना देखें और महासागर का जो तल है वहां से देखा जाए, ओशन का जो बेड है वहां से देखा जाए, तो टॉलेस्ट माउंटेन जो है वो है मोना किया, जो हवाईन आइलैंड ग्रुप में है, मोना किया। अब ये कैसे हो सकता है या क्या है, तो मोना किया जो है, जो ओशन फ्लोर है या ओशन बेड है, ओशन फ्लोर महासागर का तल, महासागर के तल से ही ये जो है काफी ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ भी है, ऐसे भी फैला हुआ है, और प्लस इसकी हाइट भी काफी ज्यादा है मोना किया की, इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा लेयर्स जमा हो गई हैं कि उसका कुछ भाग हमें हवाई द्वीप समूह के रूप में ऊपर सी लेवल से ऊपर भी दिखता है, पानी के ऊपर भी दिखता है। तो मान लीजिए ये मोना किया है और इसमें अगर हम देखें ये सी लेवल है, ये पानी का स्तर है मान लीजिए, बाकी पूरा पानी में डूबा हुआ है, ये बाकी पूरा जो है पर्वत वो पानी में डूबा हुआ है। तो इस मोना किया पर्वत की जब हम हाइट देखते हैं तो जनरली हाइट जो देखी जाती है किसी भी स्थान की पृथ्वी पर वो सी लेवल से देखी जाती है, सी लेवल से, समुद्र तल कहते हैं इसको। और यहाँ से जब हाइट देखते हैं तो मोना किया की हाइट जो है वो केवल आपको 4200 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, ओनली सी लेवल से 4200 मीटर ये। पर अगर आप महासागर की गहराई में महासागर के तल से इसकी हाइट देखें, टोटल इसकी हाइट देखें, तो महासागर के तल से लेकर और जहां तक इसका ऊपरी शिखर है वहां तक इसकी टोटल हाइट है 10,200 मीटर के आसपास लगभग ऑन एन एवरेज। तो अगर हम सी फ्लोर से या महासागरीय तल से ही हाइट देखें तो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत जो है वो मोना किया है। पर क्योंकि हम सी लेवल से हाइट देखते हैं, इसीलिए सी लेवल से हाइट देखने पर, सी लेवल से हम हाइट देखते हैं तो इंडिया में जो माउंट एवरेस्ट है उसकी सी लेवल से जो हाइट है 8,8848 मीटर, कई जगह 50 मीटर भी दे रखी है। तो 8,850 मीटर के आसपास जो माउंट एवरेस्ट है वो उसकी हाइट है सी लेवल से, समुद्र तल जो है वहां से। तो समुद्र स्तर से या तल से अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और अगर महासागर के तल से देखें तो मोना किया जो है वो सबसे ऊंचा है। तो दोनों में चीजों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अक्सर टॉलेस्ट माउंटेन मोना किया को कहा जाता है और हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। हिंदी में टॉलेस्ट और हाईएस्ट के लिए कोई अलग टर्म वैसे यूज नहीं होता है, बट ये बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये है। अब देखिए क्षारीय शंकु की डिटेल्स, तो वही जो अभी हमने पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा है। जब लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो अत्यधिक तरल होता है लावा। क्षारीय उद्गार के बाद बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। लावा द्वारा कम ऊंचाई मंद ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है, जिन्हें शील्ड शंकु भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा के ढाल के जैसे लगते हैं। मोना लोआ जो हवाई द्वीप समूह में है वो इसी तरह का एक बेसिक कोन है। तो देखिए लेस विस्कस होता है, फ्लूइड लावा होता है, स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज रीजन, जेंटल स्लोप्ड और लो हाइट कोन्स बनते हैं, एंड सच कोन्स आर आल्सो कॉल्ड शील्ड कोन्स। एग्जांपल इज मोना लोआ हवाईन आइलैंड। सो ये है बेसिक कोन। तो देखिए बेसिक कोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और ज्यादातर क्षारीय लावा कौन सा होता है, बेसिक बसाल्ट लावा होता है। तो बसाल्ट लावा से इस तरह के बनते हैं शंकु, बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। अब देखिए अम्लीय शंकु की बात करते हैं। एसिडिक कोन, अच्छा बेसिक लावा कहीं पे भी अगर निकलता है, क्षारीय लावा पतला होने की वजह से उसको निकलने में ज्यादा विस्फोट की आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से अपने आप ही बाहर निकल जाता है, कम विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। जबकि एसिडिक लावा जो है उसमें सिलिका ज्यादा होती है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, थिक होता है, चिपचिपा होता है मतलब विस्कस होता है, बहता नहीं है आसानी से। और इस तरह का जो लावा है चिपचिपा गाढ़ा होने की वजह से जब ये निकलता है विस्फोट के साथ तो ये ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। जो ज्वालामुखी का मुख है, वेंट जो है, उसी के आसपास रहता है और इसी वजह से वेंट के आसपास एक ऊंचे कोन का निर्माण होता है। जैसे ये वाहक नलिका के माध्यम से ऊपर आया, ये वेंट है, यहाँ से जो लावा निकला वो यहीं पर जम गया इसी क्षेत्र में,
तो ऐसे ही बिल्कुल तीव्र ढाल वाले और ऊंचे कोन्स बनते हैं, हाइट ज्यादा होती है और स्लोप्स जो है वो काफी स्टीप होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक फैला नहीं है। ऐसे कैसे जम गया? गाढ़ा चिपचिपा होने के कारण। तो अक्सर जो अम्लीय शंकु बनते हैं, एसिडिक कोन, उनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है, हाइट ज्यादा होती है, और इनके जो ये ढाल है ये काफी तीव्र ढाल होते हैं, स्टीप स्लोप्स। तो ऐसे कोन्स होते हैं अम्लीय शंकु। और ऐसे एसिडिक कोन का एक एग्जांपल है स्ट्रोम्बोली, जो है इटली में, वो एक एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं। तो ये देखिए, अभी जो मैंने बताया वही सेम चीजें यहाँ लिखी है। तो देखिए, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लावा गाढ़ा चिपचिपा होता है, निकलते ही जम जाता है, अधिक दूर तक फैलता नहीं है, तीव्र ढाल वाले शंकु बनते हैं, ऊंचे और तीव्र ढाल वाले। और स्ट्रोम्बोली इटली में जो है वो इसका उदाहरण है। Thick viscous lava gets deposited as soon as it comes out. High and steep sloped cones are formed, such as Stromboli in Italy. तो अब देखिए, इस तरह के जो तीव्र ढाल वाले शंकु होते हैं उन्हें कहा जाता है अम्लीय शंकु। ये स्ट्रोम्बोली का फोटो है। स्ट्रोम्बोली जो है उसमें अक्सर इरप्शंस होते रहते हैं, बार बार ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, इसलिए स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि स्ट्रोम्बोली मेडिटेरेनियन सी में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है इसलिए। अब देखिए, मिश्रित शंकु की बात करते हैं। कॉम्पोजिट कोन, मिश्रित शंकु कॉम्पोजिट कोन, इसमें लावा जो है अकेला बाहर नहीं निकलता, लावा के साथ दूसरे पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, अदर मटेरियल, जैसे ज्वल खंडाश्मी पदार्थ, राख, और ये सारी चीजें जो है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस वगैरह, वो सब चीजें बाहर निकलती हैं और काफी विस्फोट के साथ ये सारी चीजें बाहर निकलती हैं। देखिए, बेसिक लावा को निकलने में बहुत कम एक्सप्लोजन की जरूरत है, विस्फोट की जरूरत नहीं है ज्यादा। अम्लीय लावा को निकलने के लिए थोड़ा विस्फोट की आवश्यकता है, पर अगर लावा के साथ टुकड़े भी निकल रहे हैं बड़े बड़े और बहुत सारी गैस निकल रही है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा विस्फोट की आवश्यकता है इन सबको निकलने के लिए। तो इसकी विस्फोटकता, मिश्रित शंकु की विस्फोटकता और ज्यादा होती है। तो विस्फोट के साथ जो पदार्थ निकलते हैं, मटेरियल निकलता है, वो लेयर्ड फॉर्म में परतों के रूप में जम जाता है, एक के बाद एक परतों के रूप में। अब परतों के रूप में लेयर्ड फॉर्म में डिफरेंट मटेरियल जो जमता है, उसकी वजह से इसे परतदार शंकु या स्ट्रेटोकोन भी कहा जाता है। अब ये किस तरह से परतें बनती है, तो वो देखिए, ये जो कोन है ये काफी बड़ा होता है, ऐसे साइज में भी और हाइट में भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि एक के बाद एक लेयर जमती है इसमें। तो डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर होती है इसमें। वाहक नलिका अंदर की तरफ है ही, बट अब लेयर्स बनाती हूँ मैं। तो जैसे एक लेयर लावा की, फिर एक लेयर जो है राख की जम गई, फिर उसके बाद एक लेयर लावा की, राख और अन्य टुकड़े जो हैं वो जम जाएंगे, फिर एक और लेयर। इस तरह से लेयर्ड फॉर्म में एक के बाद एक जमने से ये काफी बड़ा, विशाल और ऊंचा शंकु या हाइट जो है उसकी काफी ज्यादा होती है। जितने भी कोन्स देखें उनमें काफी ज्यादा ऊंचाई वाले शंकु यही है। तो एक तो लावा की लेयर होती है और एक ज्वल खंडाश्मी पदार्थ की। ज्वल खंडाश्मी पदार्थ में छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े, कैसे भी टुकड़े हो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये मटेरियल अलग अलग निकलते हैं जो इनकी लेयर्स जम रही है, पहले एक जम रही है लेयर फिर दूसरी जम रही है। तो देखिए, बार बार जो ये लेयर्स आपको दिख रही है वो रेगुलर या रिपीटेड इरप्शंस की वजह से है। बार बार जो उद्गार होते हैं ज्वालामुखी के, उसकी वजह से है। हर बार जब भी इरप्शन होता है, उद्गार होता है, तो एक लेयर लावा की जमती है और एक ज्वल खंडाश्मी पदार्थ आदि की जमती है। गाढ़ा चिपचिपा लावा होता है तो इसकी लेयर पहले जम जाती है, उसके बाद फिर वो जो हल्के पदार्थ हैं जैसे राख आदि, वो उसके ऊपर जम जाते हैं। फिर अगली बार इरप्शन होता है, उद्गार होता है, तो फिर लावा की लेयर जमती है, फिर राख और ज्वल खंडाश्मी पदार्थ की एक लेयर और जम जाती है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर्स जो है वो जमती रहती है। तो लेयर्स जमने के दो कारण है, एक तो रेगुलर इरप्शंस, बार बार होने वाला ज्वालामुखी उद्गार। दूसरी चीज है कि जो लावा होता है, गाढ़ा लावा, चिपचिपा लावा, वो ज्यादा घनत्व वाला होता है अगर, तो वो नीचे की तरफ वो जमता है और उसके ऊपर हल्की जो राख वगैरह है वो ऊपर की लेयर में जम जाती है। तो ये विभेदन की क्रिया की वजह से भी परतें बनती है और रिपीटेड इरप्शंस की वजह से भी। सो इस तरह के जो कोन्स होते हैं वो स्ट्रेटोकोन्स होते हैं, काफी ह्यूज होते हैं, हाइट भी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह के शंकु के उदाहरण अगर हम देखें तो यूएसए में हुड, रेनियर जो है, हुड, रेनियर, वो सब इसके उदाहरण हैं।
उसके अलावा साउथ अमेरिका में जो कोटोपैक्सी वगैरह हैं वो भी इसी तरह के स्ट्रेटोकोन्स हैं या मिश्रित शंकु हैं। फिर जापान में एक फ्यूजीशान या फ्यूजियामा नाम का पर्वत है, वो भी एक मिश्रित शंकु का ही उदाहरण है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए वो वही चीजें जो हमने डिस्कस की, लावा और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, एक के बाद एक परतों के रूप में जमते हैं, ऊंचाई अधिक होती है, काफी विशाल भी होते हैं, ये ह्यूज भी होते हैं कोन्स। लेयर्ड डिपोजिशन ऑफ लावा एंड अदर मटेरियल, ह्यूज एंड हाई कोन्स। एग्जांपल हुड रेनियर जो नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली यूएसए में है। अब देखिए इसका फोटो पिक्चर, तो बाहर से तो ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि बर्फ वगैरह जम गई, वरना इसमें कई सारी परतें हैं, लेयर्स हैं। जैसे टेफ्रा की लेयर है, टेफ्रा मतलब ऊपर जो उछले थे पदार्थ वापस जब नीचे गिरे तो उनकी लेयर है, एक लेयर लावा की। तो ज्वालामुखी पदार्थ और लावा की लेयर्स इस तरह से इसमें देखने को मिलती है स्ट्रैटोकोन में। तो ये हो गया स्ट्रैटोकोन या मिश्रित शंकु या परतदार शंकु। अब हम बात करते हैं अगले शंकु की, जो है पैरासाइटिक कोन या परपोषित शंकु। पैरासाइटिक कोन, परपोषित शंकु, परपोषी जीवों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। पैरासाइटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दूसरों पर, होस्ट पर निर्भर करते हैं। वैसे ही जो पैरासाइटिक कोन है वो मेन कोन पर डिपेंड करता है। जैसे ये मान लीजिए मुख्य शंकु है, इस मुख्य शंकु में ये वाहक नलिका है। तो कई बार क्या होता है, ये जो वाहक नलिका होती है या पाइप होती है, इस पाइप में से लावा बहुत ज्यादा तीव्रता से निकलता है। बहुत ज्यादा तीव्रता से जब निकलता है और गैसेस की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है अगर इस पाइप के अंदर, तो कई बार उस दबाव के कारण, उस प्रेशर के कारण ये वाहक नलिका पाइप टूट जाती है। और इसमें जब क्रैक आता है, ये टूटती है, तो साइड से लावा निकलने लग जाता है। और ऐसे जब साइड से लावा निकलता है तो मुख्य शंकु के ढाल पर लावा निकलने से एक अन्य छोटा शंकु बन जाता है, एक अदर छोटा जो कोन है, स्मॉल कोन, that is formed because of this sub pipe। तो ये जो है ये तो वाहक नलिका थी और ये उपनलिका है, छोटी नलिका जो निकली है उपनलिका, या इसको हम सब पाइप भी कह सकते हैं। इस सब पाइप की वजह से ढाल पर एक कोन बना, और ये जो ढाल पर बना कोन है ये पैरासाइटिक कोन है, परपोषित शंकु। और ये बड़ा कोन जो है ये मिश्रित शंकु है। तो इस तरह के शंकु का अगर उदाहरण देखें तो शास्ता जो है नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत, शास्ता नाम के ज्वालामुखी पर्वत का एक परपोषित शंकु है जिसका नाम है शास्तीना। शास्ता का परपोषित शंकु शास्तीना है जो यूएसए में स्थित है। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल है। तो पैरासाइटिक कोन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अत्यधिक दाब के कारण मुख्य शंकु की वाहक नलिका फट जाती है और उपनलिका निकलती है, जिससे एक अन्य शंकु का निर्माण होता है जिसे परपोषित शंकु कहते हैं। जैसे शास्ता नहीं है, ये तो शास्ता है। जैसे शास्ता का परपोषित शंकु है शास्तीना। जैसे sometimes the pipe of the main cone breaks due to high pressure of gases, lava, etc. Sub pipe emerges out, which later forms another cone on the slope of the main cone. Such cone on the slope of the main cone is called parasitic cone. जैसे शास्तीना जो कि पैरासाइटिक कोन है शास्ता का यूएसए में। तो ये है पैरासाइटिक कोन। अब इसका पिक्चर देखिए। तो ये देखिए ये एक मेन कोन है, इसमें ये पाइप है, पाइप को कंड्यूट भी कहते हैं। और ये अंदर जो एक स्थलाकृतियां आपको दिख रही है सिल डाइक वगैरह, ये तो अलग है। उसके अलावा ये जो मेन कोन है उसके स्लोप पर, ढाल पर एक अन्य शंकु जो बना है ये पैरासाइटिक कोन है। तो इस तरह के पैरासाइटिक कोन होते हैं या परपोषित शंकु होते हैं। अब देखिए जितने भी कोन्स थे उनके हमने अलग अलग टाइप्स देख लिए। तो हमने कितने प्रकार के कोन्स देखे, हमने सिंडर शंकु देखा, हमने क्षारीय शंकु देखा, बेसिक कोन, एसिडिक कोन, अम्लीय शंकु, मिश्रित शंकु और परपोषित शंकु। तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ कोन्स हमने देखे हैं वोल्केनो के। पर जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी उद्भव के टाइम पे हमेशा कोन ही बने, कई बार कुछ और स्थलाकृतियां भी बनती है जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हर एक कोन के ऊपर, शंकु के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होता है, टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा होता है या भाग होता है जहां से वो लावा निकला होता है। तो हर एक कोन के ऊपर एक जो छोटी सी गर्त देखने को मिलती है, छोटा सा डिप्रेशन देखने को मिलता है या छोटा सा कुंड देखने को मिलता है जहां से लावा निकलता है, उस छोटे से कुंड को कहते हैं क्रेटर। तो क्रेटर।
तो क्रेटर एक बहुत कॉमन लैंडफॉर्म है जो अक्सर हमें कोन्स के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोन है, ये इसमें वाहक नलिका है, पाइप, और इस पाइप के का जो ऊपरी भाग है वो यहाँ से खुला हुआ होता है। ये एक आपको फनल शेप डिप्रेशन दिखेगा, ये कीपाकार रूप में आपको इस तरह से गर्त दिखेगी, ऊपर से तो ऐसे गोल सी दिखेगी और यहाँ पे एक गड्ढा सा होगा जिसमें से ये लावा वगैरह निकला है बाहर और साइड में फैला है। तो हर एक कोन के ऊपर ऐसी कीपाकार या फनल शेप्ड डिप्रेशन देखने को मिलता है, और ऐसा कीप नुमा जो गर्त है जो हर एक कोन के ऊपर हमें देखने को मिलती है ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, उसे कहते हैं क्रेटर। जब तक ज्वालामुखी सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, तब तक तो इससे लावा निकलता है, राख आदि निकलती है, दूसरे कई पदार्थ निकलते हैं। पर जैसे ही ज्वालामुखी यहाँ शांत हो जाए, धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन अगर बंद हो जाए यहाँ पर, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है सुषुप्त होने पर या ज्वालामुखी के मृत होने के बाद यहाँ बारिश का पानी धीरे धीरे जम जाता है। और बारिश का पानी जब धीरे धीरे जमता है तब इसमें बनती है क्रेटर झील। तो क्रेटर एक छोटी सी गर्त होती है जो शंकु के मुख पर पाई जाती है, ऊपरी जो वाहक नलिका है पाइप उसके उबेंट के ऊपर पाई जाती है, और कभी कभी इसमें ज्वालामुखी क्षेत्र जब शांत हो जाते हैं ज्वालामुखी तो झील का निर्माण भी होता है। ऐसी झीलों को क्रेटर झील कहते हैं। पर क्रेटर झील जो शब्द है ये केवल ज्वालामुखी से बनी क्रेटर झील के लिए ही नहीं है। क्रेटर झील टर्म को एक और तरीके से यूज किया जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह के ऊपर से जो है स्पेस से कोई उल्कापिंड या मीटेराइट आकर गिर जाए अगर, तो सतह पर तेजी से जब ये उल्कापिंड गिरते हैं तो एक छोटी सी गर्त बना देते हैं, एक डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि सतह के उस भाग को वो नीचे की तरफ धंसा देते हैं। तो जब भी कभी उल्कापिंड कहीं गिरते हैं सतह पर तो भी क्रेटर का निर्माण होता है, और ऐसे जो क्रेटर बनते हैं या डिप्रेशंस बनते हैं उनमें भी वर्षा का जल भरता है और उनमें भी कई बार झीलें बनती है, और उन झीलों को भी क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोनार नाम की एक झील है जो कि एक क्रेटर झील है, पर उसको उल्कापिंड से निर्मित क्रेटर झील ज्यादा माना जाता है, ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील नहीं माना जाता। तो ज्वालामुखी से कई सारी क्रेटर झीलें बनती हैं जो कोन्स के ऊपर हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो क्रेटर ये होता है। अच्छा, हमने जो यहाँ पे देखा कि ज्वालामुखी शांत होने के बाद ही यहाँ झील बनेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ है और उसके ऊपर पानी गिर जाए तो पानी गिरते ही गर्म लावा के संपर्क में आने से जल जलवाष्प में परिवर्तित होगा, वाटर वेपर में, और जैसे ही जलवाष्प बनेगा वापस विस्फोट होगा। तो जब तक वॉल्केनिक इरप्शन शांत नहीं होता तब तक वहां पानी टिक नहीं सकता है या रुक नहीं सकता है, और जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है लावा, शांत हो जाता है ज्वालामुखी उद्भव, तब वहां पे पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ये है क्रेटर। तो देखिए, कीपाकार गर्त सामान्यतः सभी शंकुओं पर पाई जाती है। जब ज्वालामुखी उद्गार होना समाप्त हो जाता है, इस गर्त में वर्षा का जल भर जाने से झील का निर्माण होता है। क्रेटर में जैसे फनल शेप्ड डिप्रेशन होता है, फाउंड ऑन द वॉल्केनिक कोन्स, ज्वालामुखी शंकु पर पाया जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन जब स्टॉप हो जाए तो इसमें पानी भर जाता है और क्रेटर लेक बनती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर से एरियल व्यू लिया हुआ है किसी कोन का, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा डिप्रेशन, ये एक क्रेटर है। कई बार जब ज्यादा विस्फोट के साथ एक्सप्लोजन होता है तो क्रेटर थोड़ा ज्यादा बड़ा भी हो जाता है, कुछ शंकुओं का, कुछ कोन्स का, और जब क्रेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसे कार्डेरा भी कहते हैं। तो कार्डेरा अभी हम नेक्स्ट समझेंगे। वैसे सामान्यतः क्रेटर पाया जाता है कोन्स के ऊपर। अब देखिए कार्डेरा या ज्वालामुखी कुंड जिसको कहते हैं, ये कार्डेरा भी एक तरह का कुंड है, एक डिप्रेशन है, पर ये क्रेटर की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अक्सर ऐसा जो कार्डेरा है वो तब बनता है जब किसी सतह वाले क्षेत्र में मान लीजिए मैग्मा भंडार सतह के पास ही है और काफी बड़ा मैग्मा भंडार है, ये मैग्मा भंडार है, मैग्मा चैम्बर। यहाँ से विस्फोट के साथ लावा बाहर निकला और सारा लावा जो है वो बाहर निकल जाए, बहुत तेज विस्फोट हो, और यहाँ जब विस्फोट हुआ तब पृथ्वी के इस छोटे से भाग को तोड़ा था ज्वालामुखी ने, दबाव लगा के कुछ हिस्सा तोड़ा तभी तो बाहर निकला, और जो मुख खोला या यहाँ पे सतह वाला भाग तोड़ा वो टूटा हुआ भाग ऊपर उछला, और ये ऊपर उछला टुकड़ा और वापस ऊपर उछलकर और इसी स्थान पर वापस आके गिरेगा ये कुछ समय बाद।
जैसे आपने देखा होगा कैरम में जब हम बैक स्ट्रोक लगाते हैं तो बैक स्ट्रोक के लिए हम आगे की तरफ बहुत तेज मारते हैं, और जब हम फुल पावर से आगे की तरफ मारते हैं तो वो बैक स्ट्रोक वापस पीछे की तरफ भी आता है जो है स्ट्राइकर। और इसी तरह से जब ज्वालामुखी उद्भव बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत विस्फोटक होता है, तो जो सतह का भाग टुकड़ा ऊपर उछलता है वो वापस आकर सतह के उसी भाग के ऊपर वापस आकर नीचे गिरेगा यहाँ पर। और जब तक ये नीचे गिरेगा तब तक जो है जितना भी लावा नीचे की तरफ था मैग्मा भंडार में, सारा उफन उफन के बाहर आ गया, ये सारा बाहर आ गया लावा। और यहाँ नीचे जो ये मैग्मा भंडार था ये पूरा खाली हो गया क्योंकि सारा लावा बाहर निकल गया। अब नीचे जो है पोली जमीन है, जो खोखली जमीन है वो बचती है, और फिर एकदम से ऊपर से जो टुकड़ा उछला था वो वापस उस पोली जमीन के ऊपर या खोखली जमीन के ऊपर तेजी से गिरता है, और जैसे ही वो गिरता है वो पूरा सतह वाला भाग नीचे धंस जाता है, पूरा नीचे। और जब ये पूरा नीचे धंसेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा सा विशाल कुंड बनेगा, ह्यूज डिप्रेशन। और ऐसा जब बड़ा सा कुंड बनता है, ऐसे ही कुंड को कहते हैं कार्डेरा। तो कार्डेरा क्रेटर की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है और विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव से बनता है। और ऐसा कार्डेरा जो बनता है, बहुत बड़ा सा कुंड, इसमें भी अगर ज्वालामुखी शांत हो जाए, वॉल्केनिक इरप्शन बिल्कुल शांत हो जाए, तो इसमें भी धीरे धीरे वर्षा का जल भर सकता है। और वर्षा का जल जब इसमें भर जाएगा तो बन जाएगी कार्डेरा झील। इस तरह के कार्डेरा झील के उदाहरण की अगर बात करें लेक की, तो झील का उदाहरण तो हमें मिलता है इंडोनेशिया में टोबा नाम की झील है, लेक टोबा नाम की। पर अगर हम झील की बात ना करें, ऐसा कार्डेरा जिसमें पानी नहीं भरा है पर बड़ा सा डिप्रेशन वहां पे है, तो इस तरह का केवल कार्डेरा का उदाहरण हमें जापान में देखने को मिलता है। जापान में आसो नाम का कार्डेरा है। तो इस तरह से कार्डेरा का उदाहरण तो जापान में आसो, और कार्डेरा झील का उदाहरण इंडोनेशिया की टोबा झील। तो ये होता है कार्डेरा। अब देखिए इसको, जब ज्वालामुखी उद्गार अत्यधिक विस्फोटक हो, बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सप्लोजिव इरप्शन हो, तो स्थलाकृति ऊंची कोई स्थलाकृति बनने के बजाय वो हिस्सा धंस जाता है, और धंसने से एक बहुत बड़ा कुंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डेरा कहते हैं। प्लस जापान में स्थित आसो एक प्रमुख कार्डेरा का उदाहरण है, और जब इसमें पानी भर जाता है तो झील बनती है, और ऐसी झील का उदाहरण है इंडोनेशिया की टोबा झील। तो लार्ज डिप्रेशन है, वॉल्केनिक इरप्शन जब बहुत एक्सप्लोसिवली होता है तो वेंट ओपनिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है, धंस जाती है, उससे एक ह्यूज डिप्रेशन बनता है। जापान में है और टोबा झील इंडोनेशिया में। तो ये मेन है कार्डेरा से रिलेटेड चीज। अब देखिए कार्डेरा की पिक्चर देखिए, ये कार्डेरा झील है, बहुत बड़ा सा कुंड है जिसमें इतना सारा पानी है। तो ऐसा विशाल कुंड जो है वो कार्डेरा कहलाता है। क्रेटर इसकी तुलना में बहुत ही छोटा होता है। अब देखिए प्लग या डार्ट की बात करें, प्लग भी एक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। इसमें होता क्या है, जो वॉल्केनिक कोन होते हैं, ज्वालामुखी शंकु, उनके अंदर जो वाहक नलिका है, पाइप जो होती है, वो पाइप धीरे धीरे उसमें जब इरप्शन होता है, उद्गार होता है, तब तक तो लावा उसमें तरल अवस्था में होता है। बाद में जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो धीरे धीरे इस पाइप के अंदर जो लावा है वो भी धीरे धीरे जम जाता है और ठोस हो जाता है और चट्टान का रूप ले लेता है। और ऐसी जब ज्वालामुखी की जमी हुई या लावा की जमी हुई जो पाइप होती है उसी को प्लग कहते हैं। तो लावा की जमी हुई पाइप को या वाहक नलिका को ही प्लग कहा जाता है या डार्ट कहा जाता है। जनरली ये हमें सतह पर नजर आती नहीं है, पर कई बार क्या होता है, ये जो शंकु है, कोन, इसके आसपास जो ये शंकु बना है, चारों तरफ इसके कोन है, ये कोन अगर इरोड हो जाए, अपर्दित हो जाए, तो कोन के अपर्दित होने के बाद, इरोजन होने के बाद, ये हमें सतह पर ऐसे एक पिल्लर के जैसा खड़ा दिखता है। तो ऐसा जो लैंडफॉर्म होता है पिलर के जैसे जो खड़ा दिखता है, वही प्लग है, वही डार्ट है। वो और कुछ नहीं, वाहक नलिका का जमा हुआ भाग है, पाइप का जमा हुआ भाग है। तो उसकी अब पिक्चर देखिए। पहले ये देखिए, जब वाहक नलिका जम जाती है तो प्लग का निर्माण होता है। और ये इस तरह के जो है प्लग इस तरह से नजर आते हैं। जो एक ऊपर खड़ा हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है भाग, और इसमें पहले कभी कोन रहा होगा जो इरोड हो गया, अपर्दित हो गया, पर अब केवल ये प्लग जैसा हिस्सा जो है वही नजर आ रहा है। तो ये प्लग होता है। अब हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन की।
तो माउंटेन और प्लेटो दोनों ही, पठार और पर्वत दोनों ही चीजें हमें देखनी है। तो ज्वालामुखी पर्वत कोई अलग सी चीज नहीं है। कोन जो होता है वॉल्केनिक कोन, वही जब बहुत बड़ा और ऊंचा हो जाता है तो इस तरह के ज्वालामुखी शंकु को, जो बहुत विशाल हो चुका है, उसी को पर्वत कहते हैं। उदाहरण है फ्यूजियामा या फ्यूजिशान कहा जाता है, जापान का जो है वो इसका एग्जाम्पल है। और पठार प्लेटो कब बनता है? जब बेसिक लावा निकले, क्षारीय लावा निकले और दरारों के माध्यम से निकले और एक के बाद एक परत जम जाए और परतें जमते जमते वो हिस्सा जो है वो काफी ऊंचा हो जाए, तो ऐसा समतल शिखर वाला ऊंचा भाग जो है वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, प्लेटो कहलाता है। और दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो जो भारत में है, इसी तरह के ज्वालामुखी पठार का एक उदाहरण है दक्कन का पठार। तो ये सिंपल सा है, प्लेटो और माउंटेन इस तरह से बनते हैं। अब एक माउंटेन की पिक्चर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ह्यूज एक माउंटेन है, ये जापान का फ्यूजिशान या फ्यूजियामा जो पर्वत है वो है, काफी ऊंचा है और ऊपर से बर्फ से भी ढका हुआ है क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है। और कल्पना कीजिए यदि इसमें ज्वालामुखी उद्भव हो तो ये बर्फ पिघलेगी, और ये जब बर्फ पिघलेगी ज्वालामुखी उद्भव के दौरान तो मड फ्लो होगा, लहर आएगी। लहर जब नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ जो बसावट है लोगों की, इन सबको वो नष्ट कर देगी। तो लहर हमने जो पहले किया था वो आपको याद होगा। अब हम बात करते हैं गीजर की। तो देखिए, जिस तरह से गीजर आप डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं, गर्म पानी करने के लिए। तो जब ज्वालामुखी क्षेत्रों के आसपास, वॉल्केनिक रीजन के आसपास अगर भूमिगत जल गर्म हो जाता है कहीं पर, और वो जल गर्म होने के साथ साथ उस जल में कई सारी गैसेस वगैरह हो जो एक्सप्लोड होके बाहर निकले बार बार, तो पानी जो है उछलकर गर्म पानी बाहर निकलता है। कई जगह शांत रूप से भी पानी बाहर निकलता है। तो जब भी कभी भूमिगत जल गर्म हो जाए ज्वालामुखी क्षेत्रों के आसपास, मैग्मा से भले ही दूर हो तो भी गर्म हो जाए हीट की वजह से, तो ऐसा गर्म पानी जब निकलता है भाप आदि के साथ, गैसों के साथ, तो ऐसे गर्म पानी को कहते हैं गीजर। और इस तरह का एक फेमस गीजर है यूएसए में। ये यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर है। तो ये ओल्ड फेथफुल गीजर इस तरह से निकलता है ऊपर की तरफ ऐसे फुहारे जैसे, और काफी गर्म पानी होता है इसका। तो ओल्ड फेथफुल गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क का ये काफी फेमस है। तो गर्म जल तथा जलवाष्प और कई गैसें वगैरह जब बाहर निकले तो उसे गीजर कहा जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। जिन लोगों ने भी एटलस खरीद ली है, आप यूएसए के या नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप शास्ता, शास्तीना, वेस्टर्न पार्ट में देखना नॉर्थ अमेरिका के, आपको दिखेंगे हुड, रेनियर, शास्ता और येलोस्टोन नेशनल पार्क को भी आप लोकेट कीजिएगा। और अभी एक और पार्क करेंगे नेशनल पार्क, उसको भी आप लोकेट कीजिएगा। तो ये ओल्ड फेथफुल गीजर काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं धुआंरे की। धुआंरे या फ्यूमरॉल्स। फ्यूमरॉल्स जो होते हैं, जब ज्वालामुखी क्षेत्रों से धुआं निकले, जलवाष्प, वाटर वेपर भी निकले, भाप भी निकले और धुआं निकले और गैसेस निकले, पानी ना निकले, पर धुआं जब निकलता है केवल, तो उसे कहते हैं धुआंरे। और ऐसे धुआंरे जो हैं वो हमें कई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। खास तौर पर अलास्का में है एक 10,000 धुआंरों की घाटी, या उसको कहा जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। और वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स जो है अलास्का में कितमाई नेशनल पार्क नाम का एक स्थान है, उस नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। अब फ्यूमरॉल्स, धुआंरे जो होते हैं उनमें से वैसे तो गैसेस, जलवाष्प वगैरह काफी सारी तरह की चीजें निकलती हैं। कुछ धुआंरे ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर गैस डोमिनेंट होती है, मतलब सल्फर गैस, गंधक जो है वो ज्यादा निकलती है, सल्फर गैस ज्यादा निकलती है। और कुछ धुआंरे ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकलती है। ऐसे धुआंरे, ऐसे फ्यूमरॉल्स जिनसे सल्फर ज्यादा निकलती है या फिर जिनसे गंधक ज्यादा निकलती है, गंधक भी कहते हैं इसको, तो सल्फर ज्यादा निकलने वाले धुआंरे को कहते हैं सोल्फ तारा। सोल्फ तारा, तारा, हिंदी में इसको सोल्फ तारा ही कहा जाता है। सोल्फ तारा नाम कहाँ से लिया गया? तो इटली में नेपल्स शहर है, नेपल्स, इटली के नेपल्स शहर में एक धुआंरा है जिसमें गंधक या सल्फर ज्यादा निकलती है, उसका नाम इटालियन लैंग्वेज में सोल्फ तारा, मतलब सल्फर कंटेनिंग है। तो इसीलिए सोल्फ तारा नाम जो इटली में धुआंरे का है नेपल्स शहर के पास, उसी के आधार पर विश्व में जितने भी धुआंरे जिनमें सल्फर ज्यादा निकलती है उनको सोल्फ तारा नाम दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जिन धुआंरों में या फ्यूमरॉल्स में ज्यादा होती है उनको कहते हैं मोफेटा, मोफेटा कहा जाता है। तो ये जो है, ये सोल्फ तारा और मोफेटा, ये दोनों धुआंरों के ही अलग टाइप्स हैं। एक में सल्फर ज्यादा निकलती है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है।
तो देखिए ये अभी हमने जो डिस्कस किया वही चीजें हैं। देखिए ज्वालामुखी क्षेत्रों से गैसेस तथा जलवाष्प जब ज्यादा निकलती है तो उनको धुआंरे कहते हैं। 10,000 धुआंरों की घाटी कितमय नेशनल पार्क अलास्का में। गंधक युक्त मतलब सल्फर कंटेनिंग धुआंरे जो होते हैं उनको सोल्फतारा कहते हैं, और सोल्फतारा नाम इटली के नेपल्स शहर में स्थित धुआंरे के नाम पे रखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो धुआंरे होते हैं उनको मोफेटा कहते हैं, और इंग्लिश में भी यही सेम चीज, सल्फर कंटेनिंग फ्यूमरॉल्स सोल्फतारा होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग फ्यूमरॉल्स मोफेटा कहलाते हैं। और कितमय नेशनल पार्क में वैली ऑफ 10,000 स्मोक इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए ये 10,000 धुआंरों की जो घाटी है उसी की फोटो, इसमें कई जगह आपको धुआं दिखेगी, यहाँ पर ये धुआंरे निकल रहे, यहाँ पर धुआंरे निकल रहे, जगह जगह आपको धुआंरे दिखेंगे, इसीलिए इसको 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। तो अब जो है ये क्वेश्चन बना था 2016 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था, वो 2 एग्जाम हुए थे मेंस के, एक स्पेशल हुआ था और एक नॉर्मल जो मेंस का होता है। तो स्पेशल शायद कुछ मुझे इतना याद नहीं है, बट शायद कोई कॉपी लीक हो गई थी या पेपर लीक हो गया था या कुछ प्रॉब्लम हुआ था ऐसे, तो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का एग्जाम वापस से लिया गया था। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था सिंडर कोन वाला, सिंडर शंकु। तो व्हाट इज सिंडर वॉल्केनिक कोन, सिंडर ज्वालामुखी क्या है इसको समझाइए, और इसके लिए 1 2 3 4 5 लाइन मिली थी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जितनी भी हमने लैंडफॉर्म स्थलाकृतियां की हैं वो 2 या 5 नंबर में आपके आ सकती हैं, तो आप उसको रिवाइज कीजिएगा और उसके हिसाब से देखिएगा। तो लहर तो आपने देख ही लिया, उसके अलावा एक और टर्म हम देख लेते हैं। टफ नाम का एक रॉक होता है। ज्वालामुखी जो राख होती है वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक ऐश से बनने वाला जो पत्थर होता है, चट्टान होती है, उसको टफ कहते हैं। ज्वालामुखी राख से बनने वाली चट्टान को टफ कहा जाता है। तो ये एक और चीज हमने देख ली। अब देखिए हम जितने भी अंतर्वेदी बहिर्वेदी स्थलाकृतियां थी वो सारी कर चुके हैं। आपको सभी लैंडफॉर्म्स की 2 और 5 नंबर में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्लस अंदर से निकलने वाले ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो भी आपसे 5 नंबर में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों की। टाइप्स जब डिस्कस करते हैं वॉल्केनो के, तो डिफरेंट फॉर्म से या अलग अलग आधारों पर या डिफरेंट बेसिस पर वॉल्केनो के टाइप्स बताए जा सकते हैं। और क्योंकि टाइप्स आपके डायरेक्टली सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है कि वितरण, प्रभाव और प्रकार वो आने चाहिए आपको, तो इसीलिए प्रकार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। प्रकार 3 तरह से देखे जा सकते हैं। स्थलाकृति के आधार पर, जितने भी अभी हमने लैंडफॉर्म्स किए उनके बेसिस पे टाइप्स बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड मतलब सक्रियता के आधार पर, यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन की बात हो रही है। उद्गार की सक्रियता के आधार पर, कितना ज्यादा किसी में इरप्शन होता है, किसी में कम इरप्शन होता है, उसके बेसिस पर टाइप्स। और एक है इरप्शन बेस्ड, उद्गार के आधार पर, उद्गार की प्रकृति के आधार पर। कहीं पर सेंट्रल इरप्शन होता है, कहीं पर वो जो है फिशर इरप्शन होता है, मतलब कहीं पे केंद्रीय उद्गार होता है, कहीं दरारी उद्गार होता है। उसके आधार पर अलग अलग टाइप्स बताए जाते हैं। अब कौन से टाइप्स हैं वो देखिए। तो देखिए शील्ड, ये स्थल आकृति के आधार पर जो प्रकार है, एक तो है शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी अभी जो हमने शील्ड लैंडफॉर्म किया, जो बेसिक लावा से बनती है शील्ड लैंडफॉर्म, उसके आधार पर ये ज्वालामुखी का प्रकार है। दूसरा है कॉम्पोजिट मिश्रित ज्वालामुखी, तीसरा है काल्डेरा, चौथा है बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और 5वां है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। तो ये हम जो प्रकार समझे, उससे पहले आपको इन लैंडफॉर्म्स की बहिर्वेदी जो स्थलाकृतियां हैं ये कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये किससे बनती है, कैसी होती है, क्या है इनका। अगर लैंडफॉर्म्स का अगर बेसिक नेचर आपको याद होगा तो टाइप करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की जो क्लास है उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, उसके बाद फिर ये वाला प्रकार आपको समझ में आएगा। फिर सक्रियता के आधार पर अगर देखें तो 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड डेड। एक्टिव वॉल्केनोज वो होते हैं जिनमें बार बार इरप्शंस होते हैं, बार बार उद्गार होते रहते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्रोम्बोली, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटरेनियन सी। उसके अलावा अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो एटना जो है वो भी सक्रिय ज्वालामुखी में माना जाता है। प्लस भारत का बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बैरन आइलैंड, वो भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। सुषुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वॉल्केनो ऐसे होते हैं जिनमें काफी लंबे समय से कोई इरप्शन नहीं हुआ है, पर भविष्य में उसमें इरप्शन या उद्गार होने की संभावना रहती है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी है वो सुषुप्त कैटेगरी में आते हैं। और डॉर्मेंट कैटेगरी में अगर देखा जाए तो विसुवियस नाम का जो इटली का ज्वालामुखी है वो डॉर्मेंट या सुषुप्त ज्वालामुखी है।
और वेसुवियस के अलावा भारत में जो नारकोंडम ज्वालामुखी है या नारकोंडम द्वीप है इंडिया का अंडमान निकोबार में, वो भी एक डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। फिर मृत ज्वालामुखी, डेड वॉल्केनोज। डेड वॉल्केनोज जो वो होते हैं जिनमें काफी लंबे समय तक, कई वर्षों से कोई उद्गार इरप्शन नहीं हुए हैं, भविष्य में भी उनमें कोई इरप्शन होने की संभावना नहीं है। और इस तरह की डेड वॉल्केनोज के एग्जाम्पल हैं, एक तो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक अकोनकागुआ और एक अफ्रीका का हाईएस्ट पीक किलिमंजारो या हाईएस्ट माउंटेन किलिमंजारो। तो किलिमंजारो और अकोनकागुआ मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो ये एक्टिवनेस के बेसिस पर या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर 3 प्रकार है। फिर देखिए इरप्शन के बेसिस पर उद्गार 2 तरह के होते हैं, दरारी और केंद्रीय। दरारी उद्गार में एक ज्वालामुखी का प्रकार है जिसका नाम है आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। आइसलैंड तुल्य, आइसलैंड एक आइलैंड है, द्वीप है, और मिड अटलांटिक रिज जो है, मध्य अटलांटिक कटक, उसका ऊपरी भाग है जो कि एक द्वीप के रूप में नजर आता है अटलांटिक ओशन में। और वहां पे दरारी उद्गार होता है, फिशर इरप्शन, क्योंकि वहां पे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं, अब सारी प्लेट किनारे। तो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी दरारी उद्गार का एग्जाम्पल हो गया। फिर सेंट्रल इरप्शन में, केंद्रीय उद्गार में हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य, पीलियन ज्वालामुखी और प्लीनियन ज्वालामुखी। तो ये टाइप्स है सेंट्रल इरप्शन के, इनको हम देखेंगे एक एक करके। उससे पहले जो यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं वो अलग अलग तरीका है बताने का, अदरवाइज कुछ वॉल्केनोस की जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है। जैसे शील्ड ज्वालामुखी जो अभी हमने किया था लैंडफॉर्म स्थलाकृति करते समय, शील्ड ज्वालामुखी में हमने देखा कि हवाई द्वीप पर इस तरह के शील्ड ज्वालामुखी काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो शील्ड ज्वालामुखी को ही हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपके लिखा है। तो शील्ड का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो लगभग हवाई ज्वालामुखी से मिलता होगा। फिर मिश्रित ज्वालामुखी, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। मिश्रित ज्वालामुखी जो होते हैं वो विस्फोटक होते हैं और इसमें लावा के साथ ज्वलखंडाश्मी पदार्थ और कई सारी चीजें निकलती हैं। ऐसे जो विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं उनकी तुलना आप कर सकते हो पीलियन ज्वालामुखी से। तो पीलियन और मिश्रित ज्वालामुखी लगभग इनका डिस्क्रिप्शन एक समान है लगभग। कार्लडेरा तो बहुत ज्यादा विस्फोटक होते हैं, तो ये तो अलग से एक ज्वालामुखी का प्रकार देखने को पड़ेगा। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ज्वालामुखी जो है, फ्लड बसाल्ट, ये बहुत कम विस्फोटक होते हैं और दरारों के माध्यम से बसाल्ट लावा निकलता है। इसकी तुलना हम आइसलैंड तुल्य से कर सकते हैं। तो आइसलैंड तुल्य और बसाल्ट प्रवाह क्षेत्र लगभग ये एक जैसे ही है, मिलते जुलते ही इरप्शंस है। बाकी इरप्शंस जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। उसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर, ये स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो है, स्ट्रोम्बोली काफी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है या सक्रिय ज्वालामुखी का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है उसको आप स्ट्रोम्बोली से भी रिलेट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ज्वालामुखी के प्रकार अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, पर हैं गिने चुने 2-4 ज्वालामुखी के प्रकार ही जिनको आपको बेसिकली समझना है। तो जहां शील्ड ज्वालामुखी का डिस्क्रिप्शन हवाई तुल्य ज्वालामुखी से मिलता है, वहीं कई सारे ज्वालामुखियों का थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन मैच करता है। तो सिर्फ आपको इनके नाम वगैरह ध्यान रखने, उसके बाद लिखना जो है वो आपको अपने आप आ जाएगा। तो हम कल की क्लास में हर एक ज्वालामुखी का क्या बेसिक नेचर है, कौन कौन से प्रकार हैं, किस आधार पर देखते हैं, क्या सारी चीजें, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्थल आकृतियों को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि कल की क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।